हाय बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नीट के लिए। और जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी में, जो नीट को क्रैक करने के लिए जरूरी है, यहाँ आपको सारा मिलेगा। इस एक वीडियो में पूरा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा बच्चों आपको। आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें कोई भी आपको डाउट अगर होता है या कोई भी आप डिमांड करना चाहते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कॉन्सेप्ट बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया बच्चों ताकि हम आपसे बात कर पाएँ, और या फिर नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी अपने डाउट भेज सकते हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स सा सर्किट दिख रहा है हमारे को। ए और बी के अक्रॉस में बोला गया है फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के सर्किट में जहां सिमेट्री की बातें होती हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन ए बी है, इसके अबाउट में हमारे को फाइंड करनी है टोटल रेजिस्टेंस। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इस लाइन के अबाउट में। मींस मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन एंड उस लाइन पे अगर कोई ज्वाइंट आता है, ज्वाइंट को हम उठा सकते हैं ऊपर नीचे, और उस लाइन के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस अगर आ गया तो उस रेजिस्टेंस को वहां से हटा सकते हैं। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को आसानी से सॉल्व करने के लिए। मैंने बोला ये जो लाइन है डॉटेड वाला, इसमें अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो उस रेजिस्टेंस को हटा देना है। और अगर कोई ज्वाइंट मिल जाता है, इस डॉटेड लाइन में एक ज्वाइंट मिल गया, तो हमको ज्वाइंट को ऊपर नीचे उठा देना है। ऊपर के ज्वाइंट को ऊपर, नीचे के ज्वाइंट को नीचे कर देना है। कैसे, अभी देखते हैं। ये ज्वाइंट है, इसको मैं ऊपर ले लूंगा, इस ज्वाइंट को नीचे ले लूंगा, तो जो नया सर्किट बनेगा मेरे पास वो कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, ये है हमारे पास आर, ये है हमारे पास आर, ये। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस टू आर इन सीरीज, दिस टू आर इन सीरीज, सारा सीरीज में चल रहा है हमारा। तो ये आर और आर 2R हो जाएगा, 2R और आर यहाँ पैरेलल में है। तो 2R और आर जब पैरेलल में होगा तो हमारे को 2/3R मिलेगा। तो यहाँ जो भी रेजिस्टेंस होगा बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसके लिए भी सेम लिख सकते हैं, दिस इज 2R एंड दिस इज R। सो 1/2R प्लस 1/R इज इक्वल टू R। 1/R कॉमन ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/R टोटल। तो ये 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2, तो ये मिल गया 2R/3। तो इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन होगी वो मुझे मिल जाएगा 2R/3, इधर भी 2R/3। तो मैं क्या कर सकता हूं कि इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा 2R/3, यहां एक ही रेजिस्टेंस लगाओ 2R/3, इसको भी हटा दो आप और यहां डाल दो 2R/3। अब ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, सॉरी ये तीनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, अब ये तीनों पैरेलल में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देंगे 2R/3 प्लस R प्लस R, 2R, तो ये हो गया 8R/3। ऊपर वाला पूरा मुझे मिल गया 8R/3 और ये मुझे मिल गया 2R और ये मुझे मिल गया 8R/3। दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये तीनों है आपस में पैरेलल में, तो मैं लिख सकता हूं 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1/8R/3, दिस इज 1/RAB, ये लिख सकता हूं। तो मेरे पास 1/R को कॉमन आ गया, दिस इज 3/8 प्लस 1/2 प्लस 3/8, 1/RAB। तो ये मुझे मिल जाएगा 6/8 प्लस 1/2
1/RAB, ये हो गया 10/8 1/RAB. So RAB is coming out to be 4R/5. ठीक है बच्चों, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिमेट्रिकल सर्किट. ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, आगे मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूं. हाँ बच्चों, ये सर्किट दिया गया है. अब बोला गया फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो बच्चों ध्यान से देखना, इस वाले वायर में, इस सेक्शन वाले वायर में कोई करंट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है. दिस इज रेजिस्टेंस लेस वायर. तो अगर करंट यहां से आएगा तो इसी रास्ते से जाना चाहेगा, क्योंकि वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है. भाई असल जिंदगी में भी होता है ना, हम तो वहीं जाना चाहते हैं जहां कोई रोकने वाला नहीं हो. जहां देखेंगे बहुत क्राउड है, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही रोकने वाली चीजें हैं, तो वहां तो हम जाएंगे नहीं. राइट. तो करंट यहां से जो भी इंटर करेगा वो इधर नहीं जाएगा, बिल्कुल वो बिल्कुल सीधे रास्ते से जाएगा और इस बी तक पहुंच जाएगा वो. यानी कि इस रेजिस्टेंस का यहाँ कोई यूज नहीं है. इस तरह की चीजों को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. ठीक है बच्चों, याद रखना, आप लोगों ने सुना होगा रियल लाइफ में शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट हो गया का मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक ऐसा वायर होता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता है. राइट. तो करंट यहां से नहीं जाके बल्कि यहां से जाएगा, बहुत ही फास्ट पहुंचेगा और किसी अप्लायंस को बर्न हो सकता है. तो शॉर्ट सर्किट में सुनते हैं आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, वही बात है यहाँ पे. यानी कि इनका कोई रोल नहीं है. इसको आप हटा सकते हो यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल गया. बस सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस तो है, सिंपल ऐड कर देंगे, दैट इज 2R, और कुछ नहीं है. इसको नोट कर लो बच्चों. हाय बच्चों, हमारे को बोला गया है कि एक हमारे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है और इसके हर एक लेंथ में रेजिस्टेंस है R, आइडेंटिकल है, और इसमें एक बैटरी लगा हुआ है. डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स है, मतलब डायगोनल, रूम का डायगोनल. अगर क्यूब का एक रूम मान लो, जिस रूम में आप बैठे हो, तो क्यूब में जो रूम है उसके डायगोनली ऑपोजिट दो पॉइंट है, इसके अक्रॉस बैटरी लगा है, और हमारे को बोला गया है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनल. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, अगर हम डायगोनली अगर हम लोग इसको काट दें क्यूब को, तो बिल्कुल 50-50 में डिवाइड होगा, बिल्कुल आइडेंटिकली डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा. इस तरह को बोलते हैं सिमेट्रिकल केसेस. तो सिमेट्रिकल केसेस में हमें काफी आसान होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में. मैं क्या करूंगा, बैटरी से निकालूंगा 6I करंट. अब ये 6 का मैंने क्यों लिया है आपको समझ में आ जाएगा. अब करंट जब यहां पे आएगा तो इक्वली डिवाइड होगा. दिस इज 2I, दिस इज 2I, दिस इज 2I. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है. अब करंट 2I जब यहां पे जाएगा तो यहां पे I और I में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दो रास्ते भी सिमेट्रिकल है. फिर ये वाला 2I जब यहां पे आएगा तो I इधर और I इधर, बिल्कुल 50-50 में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला 2I जब यहां आएगा तो यहां पे I और यहां पे I डिवाइड हो जाएगा. ध्यान से देखना, ये वाला I इधर, ये वाला I इधर, तो इधर चला जाएगा 2I. सिमिलरली ये वाला I इधर, ये वाला I इधर, इसमें आएगा 2I, I इसमें जाएगा 2I, 2I 2I 2I, तो ये 6I वापस जाएगा इसमें. ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए, वरना सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा. अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शॉर्ट रूट के लिए. ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. किसी भी शॉर्ट रूट को आप चूज कर लो जो कि क्लोज लूप होना चाहिए, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. मैं ले रहा हूं ये वाला रास्ता, बाहर वाला, ये वाला रास्ता, बिल्कुल आउटर. बैटरी से ए गया, ए से इधर गया, इधर गया, इधर गया, वापिस से आ गया. मैं ये किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने वाला हूं. तो बैटरी से बाहर निकलूंगा तो मैं लिखूंगा 6 वोल्ट, माइनस यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, माइनस यहां. अब मैं इसके पास आया हूं तो मैं लिखूंगा माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर आगे गया माइनस I इंटू R, फिर आगे गया
-2i इंटू आर। बस यहां तक। अब बाकी मेरे को अब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, वापस में वहीं आ गया। दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। हमने किरचॉफ लॉ में पढ़ा है ना, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट V minus 5IR is equal to 0. So V upon I is equal to 5R. लेकिन टोटल करंट मेरे पास क्या है, 6I है, तो मैं यहाँ 6 और 6 से डिवाइड कर दूंगा। टोटल वोल्टेज अपॉन करंट टोटल, ये मुझे टोटल रेजिस्टेंस देगा। सो टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया 5R/6। दिस इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी टोटल, क्योंकि ए एंड बी के बीच में वोल्टेज V है और ए और बी के बीच में टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना, 6I है। तो द रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन टोटल करंट इज नथिंग बट टोटल रेजिस्टेंस। तो ये मुझे 5R/6 टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, है ना। आसान बच्चों, एक नंबर में आ सकता है, इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको पावर के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि करंट और वोल्टेज रिलेशंस होते हैं। तो इसमें मल्टीपल फार्मूलाज है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं सर्किट बना लेता हूं। This small r is internal resistance of this battery. यहां से ये करंट अगर देगा तो करंट विल गो लाइक दिस। तो हम लोग यहां पर सीधा ओम्स लॉ लगा के फाइंड कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट आएगा मेरे पास वो आएगा E अपॉन R प्लस R। तो पावर अगर हम इस कैपिटल R में पावर की बात करें तो आई कैन राइट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, ये पावर है। और I की जगह मैं लिख सकता हूं E अपॉन R प्लस R, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर ये क्वेश्चन एक अराइज होता है कि व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R सो दैट पावर इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन हो सकता है कि पावर इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल करना है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। तो इसमें मुझे मिल जाएगा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो जब भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो आई एम डिफरेंशिएटिंग एंड पुटिंग इट 0। मैथ में एक टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमम, तो उसका छोटा सा पार्ट इस्तेमाल करेंगे कि पावर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस 0 जब भी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यही काम करते हैं हम लोग। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dp बाई डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2 इंटू आर प्लस आर -2 -3 और हमारे पास इधर मिलेगा 1 + 0। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ दो फंक्शन है, कैपिटल आर और दिस। पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है तो ये वाला एज इट इज रहेगा, सॉरी कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्योंकि हमको मैक्सिमम पावर इसमें चाहिए, कैपिटल आर में चाहिए। तो प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सो डी आर बाई डी आर। दिस इज द वे टू डिफरेंशिएट व्हेन टू फंक्शंस आर देयर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, -2 -1 है तो ये +3 हो जाएगा नीचे, इंटू आर हो जाएगा, प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा -2 आर अपॉन आर प्लस आर, ये बचेगा। ये पूरा 0 के इक्वल है,
तो ये पूरा टर्म जो है 0 के नीचे आ जाएगा। हमारे पास बचेगा 1 प्लस माइनस 2r इज इक्वल टू r प्लस r। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल r निकाल सकते हैं, -3r। ठीक है बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा रॉन्ग मेथड आ गया है। इसको 0 करना है हमारे को, दैट मीन्स 1 minus 2r upon r plus r is equal to 0. So it is 2r upon r plus r. So r plus r is equal to 2r. यानी कि r is equal to r आ गया। यानी कि पावर अगर मैक्सिमम मुझे चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको नोट कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हेन पावर हैज टू बी मैक्सिमम देन इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और हमारे पास इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने को आ सकता है। दिस इज पावर एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो ये कहां पे मैक्सिमम होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब R इज इक्वल टू R हो, उसके बाद ये कम होने लगेगा। मतलब रेजिस्टेंस को हम और बढ़ाएंगे इसके बाद तो पावर कम होगा। तो वापस इस वाले एक्सप्रेशन में आ जाओ, मैं स्मॉल r की जगह भी कैपिटल R लिख रहा हूं, तो पावर मैक्स मुझे क्या मिलेगा? ये r प्लस r 2r हो जाएगा। तो e स्क्वायर अपॉन 2r इंटू r, ये पावर मैक्स होगा। यहां पे पावर मैक्स इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय 4r। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ भी कभी कभी आ सकता है और ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, तो हमारे को पता होना चाहिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, जो शॉर्ट टाइम में आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व में, अटेम्प्ट करने में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ पावर के लिए कुछ चीजें लिखी हुई है। हमारे पास यहाँ दो बल्ब है, बल्ब 1 बल्ब 2। एक के पास पावर रेटिंग उसमें गिवन है P1 और वोल्टेज V, P2 वोल्टेज V। वो उसकी रेटिंग होती है बल्ब की, जो बल्ब में ही गिवन होता है। इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स V, वोल्टेज V है यहाँ पे। तो जब सीरीज में आ जाए कोई दो बल्ब या तीन बल्ब या चार बल्ब और बोला जाए कि फाइंड द टोटल पावर, सो वी कैन डू लाइक दिस, 1 बाय पावर टोटल, मतलब कंबाइंड पावर है, टोटल है, इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। अगर तीसरा बल्ब होता तो मैं प्लस 1 अपॉन P3 कर देता एंड सो ऑन, ये चलता रहता। दूसरी बात है, जब दो बल्ब सीरीज में हो तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डायरेक्टली रिलेटेड टू पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। जितना ज्यादा वो पावर लेगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस आल्सो। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगा, या फिर टोटल पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब टोटल पावर अगर कम है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी। यानी कि सीरीज वाले में कॉम्बिनेशन में हमें यह पता चल गया है कि बल्ब ऑफ लेसर वॉटेज विल शाइन मोर। जिसकी वॉटेज की रेटिंग कम दी गई है वो ज्यादा शाइन करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ज्यादा ब्राइटनेस दिखाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है ये सब चीजें। एंड फॉर द सेम करंट, जब भी हमारे पास पावर से क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड, तो बच्चों के दिमाग में आता है कौन सा फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला तो बहुत सारे होते हैं पावर के, आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर बाई आर, वी इंटू आई। तो बच्चों ध्यान में रखना है, जब भी सीरीज में बात होगी, जब भी दो बल्ब या दो डिवाइस या चार डिवाइस या 5 डिवाइस सीरीज में लगे हों, तो पावर लगाएंगे आई स्क्वायर इंटू आर। सीरीज में करंट तो सेम होता है सबके लिए, दैट मीन्स पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस यूज्ड इन दैट। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में दो बल्ब लगाए गए हैं, उसकी रेटिंग गिवन है P1, V, P2, V। तो जब पावर जब बल्ब पैरेलल में होगा तो टोटल पावर कैन बी एडेड लाइक दिस। अगर दो चार बल्ब भी हो जाए, 5 बल्ब, जितने ही बल्ब हो जाए, टोटल पावर बोला जाए तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, ब्राइटनेस या फिर पावर कंज्यूम बाय द बल्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, सब ध्यान रखना है। इसका मतलब बल्ब ऑफ ग्रेटर वॉटेज विल शाइन मोर। ठीक, इसका उल्टा, अगर आपने सीरीज से याद कर लिया तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उल्टा इसको करना है। और
P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाते हैं। अब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो सेम होता है, दैट मीन्स पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ओनली। V यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और कभी कभी आता है कि हमारे पास हीटर है, पानी बॉयल करना है, वाटर बॉयल करना है टैंक में, तो कितना टाइम लगेगा और कितना हीट जनरेट होगा, उसके लिए भी दो पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। टू आइडेंटिकल हीटर इन सीरीज जनरेट हीट Hs, टू आइडेंटिकल हीटर इन पैरेलल जनरेट हीट Hp। देन टोटल हीट सप्लाई का जो रेशियो आता है Hp बाई Hs इक्वल 4 होगा। अगर आपका वोल्टेज दोनों ही केस में सेम है तो ये हम लगा सकते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है, टाइम बच जाएगा आपका। अगर वोल्टेज सेम है तभी लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। रेशियो ऑफ हीट जनरेटेड है ये। इफ ए हीटर बॉयल्स m kg ऑफ वाटर इन टाइम t1, कोई हीटर है जो मान लो मेरे पास 1 बाल्टी पानी है, उसको मुझे बॉयल करना है, तो मैं हीटर लगाऊंगा ना उसमें, तो मान लो वो टाइम t1 लेता होगा। और कोई दूसरा बकेट है, उन बकेट में अभी कोई जुड़ा कोई रिलेशन नहीं है, कोई दूसरा बकेट, उसमें मैंने दूसरा हीटर डाल दिया है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो टाइम t2 लग रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों हीटर को जोड़ दिया और पानी का अमाउंट तो सेम है, लेकिन दोनों हीटर को मैंने सीरीज में लगा दिया कि चलो कुछ ज्यादा शायद इफेक्टिव होता होगा। जब सीरीज में लगाऊंगा तो टोटल जो टाइम लगेगा बॉयल करने के लिए वो इतना टाइम लगेगा, टाइम विल बी एडेड। और अगर मैंने हीटर को सपोज पैरेलल में जोड़ा और सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करना है, तो मेरे को टाइम मैं ऐसे निकालूंगा रेसिप्रोकल लेके, 1 अपॉन टाइम इन पैरेलल। मतलब हम लोगों ने हीटर को पैरेलल लगाया हुआ है और हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, सो वी कैन रिलेट द टाइम 1 अपॉन टाइम टोटल इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन इंडिविजुअल टाइम प्लस 1 अपॉन अनदर इंडिविजुअल टाइम ऑफ द सेकंड हीटर। ये लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि करना क्या है। तो इसको 2-4 बार रीड कर लो, इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर आपको ये बहुत ही हेल्प करने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। हमारे पास एक सेल है, इस सेल को हमने किसी रेजिस्टेंस से जोड़ा नहीं है, ये अभी कोई काम नहीं कर रहा है, इट इज सिटिंग आइडल। जैसे शॉप में है ना, शॉप में जाओगे तो बहुत सारे सेल, बहुत सारे बैटरी रखे रहते हैं, वो कहीं ज्वाइन नहीं होते हैं, बस कंपनी से आई है वहीं रखा हुआ है। तो मान लो शॉप वाला बैटरी है, फिर मैंने क्या किया, बैटरी को घर ले आया और अपने किसी अप्लायंस से जोड़ दिया। दिस इज ए कंप्लीट सर्किट। मैंने किसी अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R से इसको जोड़ दिया, तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा करंट देना शुरू कर देगा, ये करंट देना शुरू हो जाएगा। तो देखो, दिस स्मॉल r इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बहुत सारे बुक में आपको ये ऐसा बॉक्स में मिलेगा, दैट मीन्स ये पूरा एक यूनिट है, पूरा बैटरी है, करंट देना शुरू कर दिया। इसमें कोई करंट हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है कि करंट देगा, ये करंट नहीं देगा। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो भी तो रेजिस्टेंस ही है, वो करंट को फ्लो होने से अपोज करेगा, रेजिस्टेंस देगा। भाई रुक जाओ, फ्लो मत करो। तो इसमें ये क्या करेगा, कुछ वोल्टेज ये अपने पास रखेगा, डेवलप हो जाएगा कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के पास। यानी पूरी बैटरी की जो वोल्टेज है ना, वो कितनी है, ईएमएफ ई है, लेकिन इसको पूरा का पूरा ईएमएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच रास्ते में जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, कुछ बैटरी का वोल्टेज खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल देखा होगा ना, मम्मी ने बोला बेटा 100 रुपये लो सब्जी ले आओ, तो मैं क्या करूंगा, 10 रुपये का आइसक्रीम खा जाऊंगा। तो घर में कितने की सब्जी आएगी, 90 रुपीज की आएगी, है ना। ऐसा अक्सर होता है। तो यही वाला केस है, ये मम्मी है, मम्मी ने पैसा दिया, आई पैसा में करंट दिया, लेकिन ये क्या करेगा, बोलेगा मम्मी मैं कुछ खा जाऊंगा। ये क्या क्या कुछ वोल्टेज खा गया, इसको मिलेगा बहुत ही कम वोल्टेज, ठीक है, जितने मिलने चाहिए पूरी की पूरी वो नहीं मिलेगा। तो
जो वोल्टेज होता है बैटरी के अक्रॉस उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पूरी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज हमें पता करना है, उसको V से डिनोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है E माइनस ऑफ आई आर। देखो I इंटू आर हमको पता है ना क्या होता है, वोल्टेज तो होता है। तो हमने स्मॉल r के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया I इंटू आर और टोटल वोल्टेज में से माइनस कर दिया। अब यही V, यही वाला वोल्टेज इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलने वाला है। तो यहां लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर। दिस इज द वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गेटिंग। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके लिए भी ग्राफिकल प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये V है और ये I है। इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? ऐसा होगा। मैंने अलग से ग्राफ बनाया हुआ है बच्चों आपके लिए। V को हम लोग y एक्सिस से डिनोट करते हैं और I को x के साथ डिनोट करते हैं। तो E क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। m यहाँ पे क्या है? माइनस r है, निगेटिव है। और जब भी निगेटिव स्लोप, m क्या स्लोप होता है, स्लोप जब भी निगेटिव होगा तो लाइन ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ये जो एंगल देख रहे हो आप, ये 90 से ज्यादा है, स्लोप निगेटिव है। c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इस केस में जो c है वो EMF है, ये होता है y इंटरसेप्ट। यानी कि जहां भी ये लाइन मीट करेगा ये हो जाएगा EMF ऑफ द बैटरी। ठीक है बच्चों, दिस वन। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन मैं बोलूंगा माइनस आर। तो अगर आपने स्लोप फाइंड कर लिया, दैट मीन्स हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, ये स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्कूल के लेवल पर भी क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो वापस मैं आता हूं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। इसमें मैं ले रहा हूं केस 1, इफ करंट इज 0। हाँ बच्चों, तो यहां पर क्या है कि हमारे पास अगर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है तो मैं दो केस यहां पे डिस्कस कर लूंगा आपके लिए। इफ करंट इज इक्वल टू 0, अगर करंट 0 हो जाए तो मुझे मिल जाएगा V इज इक्वल टू E। करंट 0 का मतलब बैटरी काम नहीं कर रहा है, शॉप में पड़ा है, करंट 0, कुछ काम नहीं, V इज इक्वल टू E। दूसरा केस है इफ R इज इक्वल टू 0। ये जो स्मॉल r है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, वो अगर 0 हो जाए सो V इज इक्वल टू E लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए यानी कि पूरा का पूरा जो वोल्टेज है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिलेगा, कोई उसकी वोल्टेज खा नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड आइडियल बैटरी। राइट, आइडियल बैटरी है, बिल्कुल पूरा का पूरा वोल्टेज वो अपने एक्सटर्नल वाले सर्किट में दे रहा है। लेकिन बच्चों आइडियल चीजें तो पॉसिबल होती नहीं है ना। कोई भी इंसान हो आइडियल नहीं होता है, कोई भी मशीन हो वो आइडियल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ वो लॉस जरूर होता है। तो आइडियल केस जो होता है वो इमेजिनरी होता है। अगर मैं बोलूं कोई बच्चा बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन हो सकता है वो कुछ ऐसे काम करता हो जो नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं होगी वो, जैसे मूवी देखने चला गया, या हो सकता है दोस्तों से मारपीट कर ली, या हो सकता है उसने गाली दे दी, कोई ना कुछ उसके पास थोड़ी सी भी बुराई कुछ ना कुछ तो होगी। हो सकता है डेली नहाता नहीं हो, वो फिट रहने के लिए कुछ नहीं करता होगा, वो भी एक बुराई अपने आप में, फिट रहने के लिए कुछ नहीं करे। तो आइडियल वाली चीजें होती नहीं है। कोई भी मशीन, मान लो कोई मशीन का भी एग्जांपल आप ले लो, कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो वो भी हीट होता है, हीट होकर अपनी एनर्जी भी लॉस करता है हीट के टर्म में। एसी हो गया, टीवी हो गया, तो 100% काम कोई भी चीज नहीं होता है। सो आइडियल बैटरी नाम है आइडियल, मतलब ऐसा आइडियल हो सकता है अगर टोटल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। ठीक है, आइडियल सपनों में ही होता है। तो इसको आप नोट कर लो बच्चों।
तो बच्चों आइडियल बैटरी के बाद हमारे को करना है कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जो हमारे पास इक्वेशन है इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन, क्योंकि बैटरी तो करंट दे रहा है ना, यानी कि बैटरी की एनर्जी कम हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज उसके पास से जा रहा है, लगातार डिपार्ट हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, V लेस देन E होता है जनरली। तो जब डिस्चार्जिंग की बात होगी तो V लेस देन E होगा, लेकिन चार्जिंग की बात होगी तो क्या होगा, सो यू कैन राइट चार्जिंग इक्वेशन। चार्जिंग इक्वेशन हमारे को चार्ज करना है, मतलब हमने एक बैटरी लगा दिया E डैश, जो इस वाले बैटरी को चार्ज कर रहा है। घर में होता है ना, कार में होता है कि जब बैटरी आपका डिस्चार्ज हो जाए तो कार स्टार्ट ही नहीं होगा। अब कार को स्टार्ट करना हो तो आपको अलग से दूसरा बैटरी लाना होगा और उस बैटरी से आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग इक्वेशन। तो इस कंडीशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या लिखेंगे, E प्लस आई आर लिखेंगे। चार्जिंग इक्वेशन है बच्चों, ध्यान से। सो इस केस में V इज ग्रेटर देन E लिखेंगे। दिस इज योर चार्जिंग इक्वेशन, दिस इज योर डिस्चार्जिंग इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल इसको आप नोट डाउन करो और वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। अदरवाइज आधा देखोगे तो आधा सीखोगे, आधा एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर इज, ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। सो करके देखते हैं। तो ये पूरे जो पावर डिसिपेटेड है पूरे सर्किट के लिए 30 वाट। तो हमारे को R की वैल्यू मालूम करनी क्या है। अब ये देखो, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो ऑफ कोर्स टोटल जो रेजिस्टेंस होगा R टोटल, वो मैं क्या लिखूंगा, 5R अपॉन R प्लस 5, और पावर का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ V स्क्वायर बाय R, क्योंकि V इज ए गिवन क्वांटिटी। तो ये R टोटल हो जाएगा। पावर पूरे सर्किट के लिए 30 वाट है, वोल्टेज 10 है, R टोटल हो जाएगा 5R अपॉन R प्लस 5, दिस वन, दैट मीन्स 100 इंटू R प्लस 5 अपॉन 5R, तो 5 ये 20 हो जाएगा। सो 3/2 इज इक्वल टू R प्लस 5 अपॉन R, दिस इज 3R, दिस इज 2R प्लस 10, सो R मुझे मिल गया 10 ओम। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी था, मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया ताकि आप लोग पॉज करके खुद से भी करो। सो R ओम 10 ओम आ गया हमारा R, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2013 में आया था। The internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is, internal resistance फाइंड करनी है। तो बच्चों हम लोगों ने तो किया हुआ है, डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। E है, R है और ये कैपिटल R है। तो ये जो करंट देगा I, उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, E अपॉन R प्लस R। तो हमारे पे है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल r प्लस r E बाई I। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 वोल्ट सेल, तो E की वैल्यू गिवन है 2.1, करंट भी गिवन है 0.2, दैट मीन्स 21/2 10.5 थ्रू अ रेजिस्टेंस 10 ओम, ये भी 10 ओम गिवन है। सो R प्लस 10 is equal to 10.5, so R is coming out to be 0.5 ohm। ठीक है बच्चों, तो कितना क्वेश्चन इजी है, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप। तो इसका लॉलीपॉप 2021 में भी ऐसा ही लॉलीपॉप आएगा। सो प्लीज रिवाइज इट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा देखना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है और 2021 में रैंक लाना है नीट में। ओके बच्चों, अभी आगे बने रहना, और बहुत सारे क्वेश्चन ला रहा हूं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।
हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है AIPFT 2011 का है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। A current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistance when connected across a battery. ठीक है, the battery supplies a current of 0.5 ampere when connected to 9 ohm. कमाल की बात है, हमारे पास एक बैटरी है, हमें बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने को। ये EMF है, ये R है, और एक्सटर्नल वाला बोल रहा है 2 ओम है, दूसरी बात में बोल रहा है 9 ओम है। ER एंड दिस इज 9 ओम। ठीक है, इस केस में करंट है 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, और इस केस में करंट है 0.5 एम्पियर। तो हमारे को तो पता है ना, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस 2, ये दोनों तो सीरीज में है तो R प्लस 2 हो गया, दिस इज योर 2। सो EMF इज E बाई 2 लिख लेते हैं, R प्लस 2। और जब यहां की बात करेंगे तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, R प्लस 9, दिस इज 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो ये 2E हो जाएगा, 2E इज इक्वल टू R प्लस 9। यानी कि अगर मैं यहां से E हटा लूं तो R ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो E यहां पे क्या हो गया, 2R प्लस 4, यहां डाल देते हैं E की जगह 2R प्लस 4, दिस इज 4R प्लस 8, R प्लस 9, तो ये हो जाएगा 3R इज इक्वल टू 1, सो R इज इक्वल टू 1 बाई 3 ओम। दिस वन R इज इक्वल टू 1 बाई 3 ओम आ गया हमारा, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। तो डायग्राम ड्रॉ करके कर लो, बेसिक फॉर्मूले तो चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक आपने देखा है, इसको नोट करो, आगे मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। हाँ बच्चों, ये भी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये AIPMT 2011 में आया हुआ है। With the power dissipated in 9 ohm in the circuit is 36 watt. हमें इसके पास वोल्टेज फाइंड करनी है। तो बच्चों, इसके पास वोल्टेज फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए करंट। तो करंट अगर इन दोनों में पता हो जाए तो इसमें भी सेम करंट होगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा ना, वही करंट मेरे को 2 ओम में मिलने वाला है। तो उसके लिए पहले मेरे को वोल्टेज और करंट 9 वाले में दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। सो आई कैन राइट पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। सो पावर इज 36, I तो पता नहीं, R यहाँ 9 है, दिस इज योर 9 ओम, सो I हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें करंट पता लग गया, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देख लो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 9 इंटू 2 18 वोल्ट होगा। तो पहले में तो वोल्टेज सेम है, यानी कि इसके पास भी 18 वोल्ट होगा। तो करंट कितना होगा इसके पास, V इज इक्वल टू आई आर, 18I6, तो करंट हो गया 3 एम्पियर। इसके पास करंट है 3 एम्पियर, तो 3 प्लस 2, यानी कि जरूर बैटरी से 5 एम्पियर करंट निकला होगा, 2 यहां से 3 यहां से, तो 5 एम्पियर इधर आया होगा वापस। तो इसके पास करंट हो गया 5 एम्पियर, तो हो गया सब कुछ। V इज इक्वल टू आई आर अगेन, V करंट है 5, रेजिस्टेंस है 2, दैट मीन्स 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ गया ना। तो बस बेसिक्स आपको समझना है, बेसिक से चिपक के रहना है, क्वेश्चन तो होगा ही होगा, क्रैक करेंगे, रैंक भी आएगा। नोट में के नोट। हेलो बच्चों, ये है हमारे पास AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, जो काफी इजी भी है। बेसिक्स अगर आपको आता है तो आपको बहुत इजी लगने वाला है। करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम। ठीक है, करंट है जो 2 ओम, 3 एम्पियर का करंट है जो 2 ओम से पास कर रहा है, इस सर्किट में दिया हुआ है 3 एम्पियर। और हमारे को बोला गया पावर फाइंड करनी है इन 5 ओम। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग वोल्टेज फाइंड कर लें तो आसानी होगी। सो 3 इंटू 2 6 वोल्ट हो गया इसके पास, तो इसके पास भी 6 वोल्ट हो जाएगा, और इसके पास भी 6 वोल्ट हो जाएगा, यहां से यहां तक।
तो मैं लिख सकता हूं 6 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट हो गया 6/6 1 एम्पियर, यानी इस वाले ब्रांच में जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो पावर में क्या लिखूंगा, आई स्क्वायर इंटू आर, यानी कि 5 वाट। तो जो पॉइंट बी है वो हो गया 5 वाट। ठीक है बच्चों, सो प्लीज मेक ए नोट। देखो कितना इजी है। हाँ बच्चों, ये भी AIPMT 2011 मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में प्री और मेंस का चक्कर हुआ था। जो प्री में पास करेगा वो मेंस में जाएगा, जैसे अभी IIT JEE में हो रहा है ना। मेंस में जो पास करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अच्छे परसेंटाइल लाएगा, वो JEE एडवांस में जाएगा। वैसे ही था, AIPMT बीच में हुआ था, फिर नीट हो गया वापस। तो ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम गिवन है हमारे को। R1 है, 2 ओम है, R2 है, 1 एम्पियर करंट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 2 एम्पियर है। ये वाला रेजिस्टेंस गिवन नहीं है। R1 पता नहीं है, R2 पता नहीं है। फाइंड द पोटेंशियल एट A is equal to 0. If the potential at A is equal to 0, find the potential at B. A पे कह रहा है कि पोटेंशियल हमारा 0 है, तो B पे फाइंड करके बताओ। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों बहुत बार ऐसा होता है कि किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी लगता है, कि कैसे करें। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग खुद से एक वायर ले लेते हैं और खुद से ऐसे जोड़ देते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल एक पे गिवन है, दूसरे पे फाइंड करनी है, तो किरचॉफ लॉ तो लगानी पड़ेगी। और किरचॉफ लॉ की बात होती है जब लगानी पड़ेगी, इसका मतलब मेरे को क्लोज सर्किट चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। अब मैं ऐसे अगर जाऊं क्लोज सर्किट में, ऐसे मूव करूंगा तो क्या होगा, R1 पता नहीं है, ऐसे जाऊंगा रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो हम लोग खुद से एक रेजिस्टेंस लेस वायर ऐसे लगा सकते हैं। और इस पूरे लूप में, ये ऐसे मैं जा रहा हूं, इस पूरे लूप में मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कौन सा लूप ले रहा हूं, ऐसे वाला लूप ले रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं मैं, बीच वाला ये और ये पूरा। ये तो रेजिस्टेंस लेस वायर है, इसके पास पोटेंशियल तो पूरा 0 होगा, क्योंकि R 0 है। तो A से स्टार्ट करते हैं, लेट VA। आगे बढ़ेंगे तो किरचॉफ से मैंने आपको सिखाया हुआ है बच्चों कि जब भी आगे बढ़ेंगे तो साइन मैटर करता है। तो जब भी हम लोग आगे जा रहे हैं तो बैटरी के बिग साइड से बाहर निकलेंगे, तो जहां से बाहर निकलेंगे उसी का साइन इस्तेमाल करना है। तो बाहर वाला क्या होता है, बिग साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव 1 वोल्ट, और हम सिर्फ वोल्टेज की बात करने वाले हैं। फिर आगे जाएंगे, देखो इधर 1 एम्पियर है या 2 एम्पियर दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है कि जरूर यहां से 1 एम्पियर का करंट आ रहा होगा ऐसे। ठीक है, 1 एम्पियर यहां, 1 एम्पियर तभी तो यहां 2 एम्पियर जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है किरचॉफ्स लॉज में, अगर आपको नहीं पता तो हमारे किरचॉफ्स लॉज वाला वीडियो देख सकते हो, कि जहां से करंट इंटर करता है पॉजिटिव होता है, जहां से बाहर निकलता है वो निगेटिव होता है। तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मैं तो बिग साइड पॉजिटिव साइड से बाहर निकलूंगा, तो माइनस I इंटू आर। फिर आगे गए तो छोटे साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकलेंगे, तो लिखेंगे -2 वोल्ट, बी पे लिखेंगे -VB। पूरा लूप वापस वही आ गया ना, इज इक्वल टू 0। एक हमने लिया हुआ हाई वोल्टेज साइड, तो दूसरा मुझे नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। मैंने खुद से -VB लिखा है, क्योंकि मैंने A को माना है कि चलो हाई वोल्टेज साइड होगा पॉजिटिव, B को माना है चलो लो वोल्टेज साइड होगा नेगेटिव। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लिखूंगा VA +1 -2 -2 -VB इज इक्वल टू 0। ये 0 है, 1 -4 -VB इज इक्वल टू 0। तो VB आ गया मेरे पास -3 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हमारे पास है -2 +1 प्लस, ये प्लस साइड है, +2 × 1, सॉरी, क्योंकि जब यहां से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव साइड से बाहर निकल रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गया, और ये 0 है। सो 0 +1 -VB इज इक्वल टू 0। सो VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट ये आंसर बच्चों यहाँ का, प्लीज इसको नोट कर लो। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपने किरचॉफ लॉज वाला जो पर्टिकुलर वीडियो है वो आप देख लोगे,
तो पूरा साइन कन्वेंशन और किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स 2012 में। ये सर्किट गिवन है, यहाँ पे करंट आई है, इसको फाइंड करने को बोला गया है, फाइंड करंट आई, और ये सर्किट हमारे पास गिवन है। तो बच्चों इस सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। दिस अपॉन दिस रेशियो चेक करते हैं 1, दिस अपॉन दिस रेशियो चेक करते हैं 1। तो इन दोनों का रेशियो 1 है, इन दोनों का रेशियो 1 है। जब ये दोनों रेशियो इक्वल होते हैं तो बीच में कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो इसे हम लोग हटा सकते हैं। अब ये 5 + 5 10 बन गया, ये 5 + 5 10 बन गया। 10 ओम पैरेलल में है तो ये 5 ओम बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस सर्किट को आप सिंपल सर्किट बना लो। दिस इज 5, दिस इज 5 एंड दिस इज 25। ठीक है, ये बना लो आप। तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम है, यानी कि इसके अक्रॉस भी मैं कहूंगा 25 वोल्ट है, और ये करंट यहां पे है, ये मेरे को फाइंड करनी है। तो इजी हो गया ना, V = IR, दिस इज 25, I × 5, so I coming out to be 5 एम्पियर। है ना इजी? ऐसा क्वेश्चन है, इजी है। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में, क्लैरिटी होनी चाहिए बेसिक्स में, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एम हो या एम्स वाले पेपर हो या फिर AIPMT हो या नीट हो, कोई भी क्वेश्चन है बच्चों, आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, हमारे पास गिवन है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। तो अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है पोटेंशियोमीटर का तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने पोटेंशियोमीटर के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपके लिए इस पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन से बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही लॉलीपॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड होता है वो। पोटेंशियोमीटर वायर है मेरे पास, लेंथ 4 मीटर है, इसका नाम AB लिख देते हैं। लेंथ ऑफ AB 4 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ AB 8 ओम। तो एक्यूमुलेटर ऑफ EMF 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है, इसके पास में कुछ रेजिस्टेंस है, ये नहीं पता ऐसा। So as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire, potential gradient उसको K से डिनोट करते हैं, दैट मींस VAB अपॉन लेंथ AB हो जाएगा हमारा कितना, 1 मिलीवोल्ट अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 10⁻², यानी कि 10⁻1 वोल्ट पर मीटर होगा। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, दैट इज VAB अपॉन लेंथ AB। VAB अपॉन लेंथ AB, K हो गया। K की पूरी वैल्यू गिवन है 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। मिलीवोल्ट को मैंने वोल्ट बना दिया, सेंटीमीटर को मैंने मीटर बना दिया, यानी कि 10⁻1 वोल्ट पर मीटर हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बोला कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ये मिल जाए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि इस AB की पोटेंशियल ग्रेडियंट 10⁻1 हो जाए। दैट मींस यहां पे वापस आ जाओ आप, 10⁻1 VAB अपॉन लेंथ AB। लेंथ AB गिवन है हमारे पास 4, तो VAB मेरे को मिल गया 0.4 वोल्ट, यानी कि पूरा का पूरा जो इसके पास वोल्ट है वो कितना है, 0.4 वोल्ट हो गया। अब यहां से करंट आएगा तो हम लोग करंट के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा वोल्टेज मुझे पता है। तो करंट क्या लिखेंगे हम लोग, VAB = I × RAB। VAB 0.4, I पता नहीं, RAB है 8, I हो जाएगा 0.4/8। ये करंट आ रहा है जो बैटरी से आ रहा है। तो करंट के लिए क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया, करंट = EMF अपॉन R + R। तो करंट मेरे पास हो गया 4/80, दैट इज 1/20। EMF 2 वोल्ट है, गिवन है। स्मॉल r हमारे को पता करना है, ये R AB वाला है,
दैट इज 8 है, दैट इज 1/20। सो 40 इज इक्वल टू R प्लस 8। R यहां से मिल गया 32 ओम। ठीक है, डी ऑप्शन 32, नीट 2015। ठीक है बच्चे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं 2021 में भी ऐसे ही आएगा, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अगर आप बेसिक्स क्लियर हो तो प्लीज आप प्रैक्टिस करो, और उस प्रैक्टिस के जरिए आप बना सकते हो रैंक अपना अच्छा रैंक। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया गया था नीट 2013 में। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be, क्या होगा? कोई वायर है, लेंथ एल का, इसको स्ट्रेच करके ट्वाइस बना दिया गया, यानी 12 बना दिया गया। अब बोल रहा है कि जो स्ट्रेच वायर है उसका रेजिस्टेंस बताइए, और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। तो सबसे पहली बात मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूं, जो कि काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। R न्यू इज इक्वल टू N स्क्वायर R ओल्ड। तो ये जो N है वो लेंथ में स्ट्रेच है, कितने टाइम्स है, कितने भी टाइम हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितने भी टाइम्स ले सकते हैं। इस केस में बोला गया है ट्वाइस, तो N की वैल्यू मैं लूंगा 2। सो R न्यू इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R ओल्ड। R ओल्ड हमारे पास है 4, तो ये हो गया हमारे पास 16 ओम। 16 ओम इजी है। अगर आप इस फॉर्मूले को और समझना चाहते हो तो इस तरह की चीजों में हम लोग लगाते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट का फंडा। ठीक है, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम कांस्टेंट का फंडा लगाते हैं। तो मैं आपको जनरल बता देता हूं। लेंथ पहले L था, फिर लेंथ खींच के लंबा कर दिया गया, NL कर दिया गया। तो कोई भी वायर को खींच के लंबा करेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स स्मॉलर। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था, बाद में A डैश हो गया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। अब देखो ये जो वायर है, एनी वायर एक्ट्स लाइक ए सिलेंडर, और सिलेंडर कोई हमने खींच के लंबा सिलेंडर बना दिया, ना हमने कोई मटेरियल यहां से काटा है, ना ही कुछ ऐड किया है। तो इस तरह की चीजों में वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम, यानी कांस्टेंट। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। फाइनल क्या होगा, A डैश इंटू NL हो जाएगा फाइनल। तो यहां से L और L कट हो जाएगा, A डैश हो जाएगा A बाई N। ठीक है, अब जो पहले का रेजिस्टेंस था वो मैं लिखूंगा रो L बाई A, बाद का रेजिस्टेंस है NL अपॉन A डैश, और A डैश हो गया A बाई N, N स्क्वायर रो L बाई A। तो ये जो R न्यू है यानी R डैश है, वो क्या होगा, N स्क्वायर, ये पूरा पूरा R ही तो है, ये हो गया। तो अगर आप ये रिजल्ट याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन करना। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करो, आगे हम और अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। हाय बच्चों, ये डायग्राम गिवन है हमारे को, ये PMT 2015 का क्वेश्चन है। वी हैव 3 वोल्ट मीटर्स A, B एंड C, और तीनों की रेजिस्टेंस गिवन है। A के लिए रेजिस्टेंस R है, B के लिए 1.5 R है, और C के लिए 3 R है। और बोला गया है कि when some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter readings are VA, VB and VC। तो we have to relate VA, VB और VC को रिलेट करना है। तो मान लो कोई बैटरी वाला हमने कोई वोल्टेज यहां लगा दिया, तो यहां से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो I1 यहां गया होगा और I माइनस I1 यहां गया होगा। सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द करंट लाइक दिस। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो काम करते हैं, पहले हम लोग पूरा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। दिस टू आर इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 3, 4.5 ऑफ
तीन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा वो निकाल लेते हैं। 1/R, 1.5R, 1/3R, ये R टोटल है, तो R टोटल मेरे को मिल जाएगा 1R ओनली। ठीक है बच्चों, मतलब इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R, तो ये पूरा R हो गया और ये R, दिस टू आर इन सीरीज, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R। मानिए कि बैटरी के साथ जो लगा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस वो 2R है, तो मैं अगर ओम्स लगाऊं V इज इक्वल टू I इंटू 2R करूं, I मुझे मिलेगा V बाई 2R। दिस इज द करंट जो बैटरी से निकल रहा है इधर ऐसे, तो कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर जाएगा, दोनों पैरेलल में है तो दोनों के लिए जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। सो आई कैन राइट 1.5R इंटू I1, I माइनस I1 इंटू 3R, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। R तो गया 1.5 I1, 3I minus 3I1, so this is 4.5 I1 is equal to 3I। तो यहां पर I है मेरे पास V by 2R, 4.5 I1 is equal to 3 into V by 2R। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1.5, so V is coming out to be 3R। ठीक है, तो हमारे को VA, VB, VC वगैरह रिलेट करना है, तो VA में लिखूंगा I इंटू R, तो I तो V बाई 2R है, इंटू R कर देंगे, तो V बाई 2 आ गया वोल्टेज A। वोल्टेज B की बात करेंगे, दिस इज I1, तो I1 मेरे पास है, यहाँ I1 ही तो है, ये VI1, 3I1 R इज इक्वल टू V, ये मिल रहा है मुझे, तो I1 मिल जाएगा V बाई 3R। तो I1 के लिए मैं लिखूंगा V बाई 3R इंटू 1.5R, और R तो गया, सो 15 30 ये हो जाएगा V बाई 2। और VC के लिए मैं क्या लिखूंगा, I माइनस I1 इंटू 3R हो जाएगा हमारा VC, सो I इज नथिंग बट V बाई 2R, और I1 हो जाएगा V बाई 3R इंटू 3R। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो V बाई R आप बाहर निकाल लो, 1/2 माइनस 1/3, तो ये भी आ रहा है मेरे पास V बाई 2 R का, यानी कि तीनों वोल्टेज मेरे लिए सेम आ रहा है, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। ठीक है बच्चों, दिस वन ना, तो आपको थोड़ा सा अगर अलर्ट रहो कि कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिस रहोगे तो आपको पता लगता है देखते ही कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी एग्जाम के लिए, नीट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये AIPMB 2015 में भी आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा। सो बच्चों आपको पूरा सीरियसली लेना पड़ेगा इस पोटेंशियोमीटर को। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। A potentiometer wire of length L and resistance R are connected in series with a battery EMF E0 and resistance R1। तो फटाफट आप डायग्राम पहले ड्रॉ कर लो। ये E0 है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये भी अननोन EMF इज बैलेंस्ड। कोई अननोन जो भी बैलेंस करना होता है वो हमेशा नीचे होता है, पोटेंशियोमीटर के नीचे ऐसे दिखा दो आप गैल्वानोमीटर, और ये बैलेंसिंग लेंथ है, इसकी जो EMF है वो E है, ये लेंथ L के लिए बैलेंस है। तो हमारे को E फाइंड करनी है इन द गिवन टर्म्स। हमारे पास जो लेंथ ऑफ AB है वो कैपिटल L है, तो हमारे को बोला गया इस E के लिए बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l है, सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू K इंटू L। ठीक है, आप मेरा पोटेंशियोमीटर का पहले का वीडियो देख सकते हो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिवीजन हो रहा है। सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू K, बैलेंसिंग लेंथ हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं।
यहाँ पे के मुझे नहीं पता है, के होता है बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट वी ए बी अपॉन लेंथ ए बी। तो वी ए बी को मैं लिख सकता हूं आई इंटू आर ए बी अपॉन लेंथ ए बी हो गया। ये बिल्कुल सिंपल ओम्स लॉ है, तो वी ए बी क्या है, आई इंटू आर ही तो है। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कुछ गिवन है, हाँ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ एल रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, लेंथ कैपिटल एल है। अब जो करंट है वो हमारे क्या गिवन नहीं है, करंट हमें कौन देता है, ये वाला बैटरी देता है करंट, और ये इसी में घूमता रहता है, इसमें कोई करंट नहीं होता है बच्चों। ये वाले नीचे वाले ईएमएफ में कोई करंट नहीं होता, तब नहीं तो बैलेंसिंग लेंथ हमारा आएगा ही नहीं। तो करंट के लिए मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ए बी वाला रेजिस्टेंस दैट इज आर। तो यहां पे मैं इस I की जगह लिख सकता हूं, ठीक है। तो K की जगह मैं ये पूरा चीज यहां डालूंगा, सो I R बाई एल, और I की जगह ये पूरा चीज मैं यहां डाल दूंगा ई नॉट अपॉन आर वन प्लस आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो सारी गिवन टर्म्स में होनी चाहिए हमारा आंसर, इसमें सारे गिवन टर्म है जो मेंशन किया गया है क्वेश्चन में। अब मुझे इसमें कुछ और नहीं करना, लेट्स चेक द आंसर। ई नॉट इंटू आर, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, सॉरी ये लेंथ में लिखना भूल गया था, ये लेंथ है यहां पे ई नॉट आर एल अपॉन ई नॉट आर एल। आप ये फर्स्ट यहां नीचे में कैपिटल एल होनी चाहिए, कैपिटल एल यहां पे है, दिस वन सी इज द बेस्ट ऑप्शन गाइस, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, और आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों देखो, पोटेंशियोमीटर 2016 में भी आया है, 2015 में भी अभी हम लोगों ने किया, आगे देखते जाइए, आगे भी मिलेगा। दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वन शॉट रिवीजन करने का एक फायदा है ना, कि पता लग जाता है कि पिछले सालों में ट्रेंड क्या रहा है, उससे हम लोग सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है फिजिक्स, उसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास लूप हॉल है, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमने अच्छे से नहीं किया है, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज या पावर से रिलेटेड चीजें। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज, तो हमें पता लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। किसी बच्चे का अलग अलग अपना चॉइस होता है और अलग अलग वे ऑफ स्टडी होता है। तो किसी बच्चे का पोटेंशियोमीटर स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा। जिसका स्ट्रांग हो रहा है पोटेंशियोमीटर या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर पावर के क्वेश्चंस, उसके लिए रिवीजन हो रहा है। जिसको नहीं आता है प्लीज बच्चों उसको नोट डाउन करो, और जो भी डाउट होता है मेरे पास जरूर आओ, मेरे को डाउट रेज करो, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ मीटर लिख दिया। एंड a constant voltage is maintained, two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction। बच्चों बैटरी का सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बैटरी लगा हुआ है वो बिल्कुल एक जैसे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट वाला केस। प्लस माइनस दिस आर इन सीरीज कनेक्शन, दिस इज ईएमएफ E1, दिस इज ईएमएफ E2। तो टोटल जो ईएमएफ इनका बनता है वो सिंपली ऐड हो जाता है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन की बात होगी तो हम इनको उल्टा लगाएंगे ऐसा, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। तो इस केस में जो नेट ईएमएफ बनेगा वो क्या बनेगा, E1 माइनस E2 बनेगा नेट ईएमएफ, ठीक है बच्चों। ये सब आप लोगों को आना चाहिए था पहले से ही, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज समझ लो, उसको नोट कर लो। तो यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर मेरे पास ईएमएफ ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, तो मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ भी ज्यादा होगा, और अगर ईएमएफ कम है तो बैलेंसिंग लेंथ भी कम होगा। तो आप यहां से पता करो कौन ज्यादा वाला लेंथ है। जो ज्यादा वाला लेंथ है वो ज्यादा वाले वोल्टेज के लिए होगा, और जो शॉर्ट लेंथ है वो कम वाले ईएमएफ के लिए होगा। सो वी कैन राइट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 0.5 मीटर, हम यहाँ मीटर में बात कर रहे हैं। एंड देन E1 माइनस E2 K इंटू हमारे पास 0.1 मीटर है। बच्चों इस तरह क्वेश्चन में डायग्राम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आता हो ऐसा डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ करके समझा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं डायग्राम खुद ड्रॉ कर लेता हूँ। और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
और एग्जाम में हमारे को टाइम भी तो सेव करना है। अगर इसी में आप ज़्यादा टाइम लगा दिए तो आगे वाले क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा ही नहीं। इसको ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2e1 दैट इज 0.6k। तो हम लोग कह सकते हैं e1 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 दिस वन। फिर हम लोग माइनस कर देंगे दिस माइनस दिस, तो ये 2e2 हो जाएगा एंड k इंटू 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से e2 मिल जाएगा मुझे 0.2। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ e1/2 आ जाएगा 3/2। सो 3/2 इज द बेस्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, कुछ वेरिएशंस है, थोड़ा सा कैलकुलस का इस्तेमाल है, तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं और ये भी बहुत इजी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नीट के बच्चों को देखा है कि कैलकुलस के नाम से घबरा जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या आ गया। बेसिक ही तो जानना है, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है ना फॉर्मूला नंबर 1, उतना ही आना चाहिए, दैट्स इनफ। ध्यान से देखना बच्चों। The charge flowing through a resistance R varies with time। देखो मैंने बॉक्स में लिख दिया अलग से, चार्ज varies with time given है, A और B कांस्टेंट है, हीट प्रोड्यूस निकालनी है। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो वी कैन राइट dH/dt, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, इज इक्वल टू I² इंटू R, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर dH इज इक्वल टू I² R dt। ये होगा हमारे पास हीट प्रोडक्शन के लिए फॉर्मूला। तो अब मुझे चाहिए क्या, I चाहिए, R चाहिए और टाइम चाहिए। तो तीनों हमें देखना पड़ेगा हमारे पास है कि नहीं है। रेजिस्टेंस R तो कह रहा है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट नहीं है, करंट फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास Q गिवन है, AT माइनस BT² है Q। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा dQ/dt A माइनस 2BT, दिस इज योर करंट I। अब यहाँ पे देखो पूरे क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन वो टाइम हमको खुद फाइंड करनी पड़ेगी, और आंसर में भी कहीं T का कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग किस करंट की बात करें, यहाँ पे कौन सा करंट है, यहाँ पे वेरिएबल करंट आ गया। तो इस तरह के केसेस में हम लोग को करंट को जीरो करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं करंट तो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ेगा या कम होगा, और कहीं ना कहीं जाके जीरो तो होगा, तभी हम लोग टाइम फाइंड कर पाएंगे। तो करंट को जीरो कर दो तो टाइम यहां से आ जाएगा A/2B। अब मुझे टाइम की लिमिटेशंस पता हो गई, 0 से लेके T तक, या फिर यूं कह लो 0 से लेके A/2B तक जो करंट बनेगा, उसके कारण जो हीट जनरेट होगा वो निकालनी है हमारे को। तो मैं लिखूंगा DH इंटीग्रेशन ऑफ I² R dt। तो हीट प्रोड्यूस 0 to H, टाइम हो जाएगा 0 to A/2B। और I के लिए मैं क्या लिखूंगा, R तो मैंने बाहर ले लिया, I² हो जाएगा A माइनस 2BT का होल स्क्वायर dt। टाइम है 0 से लेके A/2B। इसे हमें करना है इंटीग्रेट। सो R इंटू A माइनस 2BT होल टू द पावर 3/3 डिवाइड बाई 2B। टाइम क्या है, 0 से लेके A/2B। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां T की जगह डाल दूंगा A/2B माइनस 6B। माइनस में ऊपर ले गया, 3 इंटू 2 6B हो गया ये। अब मैं T की जगह डालूंगा A/2B, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। माइनस करके अब मैं T की जगह डालूंगा 0, तो ये मिलेगा A³। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, R⁴/6B। ये मुझे मिल जाएगा टोटल आंसर, R⁴/6B। दिस वन, ऑप्शन ए, नीट 2016 सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर आता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। लेकिन नहीं आता है तो आप यहां से सीख सकते हो।
ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा और रिवीजन ही होगा। तो आपको पूरा पूरा वीडियो देखना है बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है, मोर क्वेश्चंस टू कम, नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, ये 2008 का क्वेश्चन है। तब नीट का नाम हुआ करता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT, ठीक है। उसके बाद नाम चेंज होके बन गया ये नीट। तो एक ही बात है, इसको आप नीट 2008 कह लो या AIPMT 2008 कह लो। बहुत सारे बच्चों के पास डाउट आया था कि सर AIPMT क्या होता है, ये कोई अलग एग्जाम है क्या। मैंने समझाया बच्चे, जो आप नीट दे रहे हो ना वही AIPMT है। नीट इज इक्वल टू AIPMT, नथिंग डिफरेंट, ठीक है बच्चों, राइट। The current in 4 ohm is 1 ampere. Find the potential difference between M and N. हमें बोला गया है M और N के बीच में वोल्टेज फाइंड कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कीजिए। कैसे करें? करंट 4 ओम में तो गिवन है 1 एम्पियर, यहां पे करंट है 1 एम्पियर, तो वोल्टेज फाइंड कर लो 4 ओम के क्रॉस, ये दोनों पैरेलल में है और हमको मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो I इंटू आर 4 वोल्ट हो गया, तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, यहां के लिए 4 वोल्ट, तो यहां के लिए भी 4 वोल्ट हो गया, यहां से यहां के लिए 4 वोल्ट हो गया। इजी है। अब अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लूं, वोल्टेज मुझे पता है, तो इस ब्रांच में कितना करंट है वो मुझे मालूम हो जाएगा। तो 0.5 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 0.25, रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.25, इन दोनों का कंबाइन। 0.25 एंड 1 आर इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1.25 ओम यहां से यहां तक में, और टोटल वोल्टेज तो मुझे पता ही है 4 वोल्ट है। सो मैं करंट फाइंड कर सकता हूं यूजिंग ओम्स लॉ। V की जगह मैं 4 लिखूंगा, I पता नहीं है, 1.25 हो गया, सो करंट हो गया 4/1.25 एम्पियर। मतलब इतना करंट इधर गया, मतलब इतना करंट 1 ओम वाले में गया। तो वोल्टेज क्या होगा, M और N के बीच में क्या है, एक ही तो रेजिस्टेंस है 1 ओम। सो मैं लगा सकता हूं V इज इक्वल टू I इंटू आर, आर मेरे पास है 1, I मैंने फाइंड कर लिया 4/1.25 इंटू 1। क्या होगा बच्चों, ये तो 1 से ज्यादा ही होगा, 0.5 तो हो नहीं सकता, 3.2 हो सकता है, 3.2, ठीक है बच्चों। 4 डिवाइड बाय 1.25 तो 3.2 ही होगा ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज 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 इसको नोट कर लो और हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लर्न करो और सीखो कि सर्किट देखते कैसे अटैक करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है नीट 2018 का। A set of n equal resistors of R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R। हमारे पास सीरीज की बात हो रही है, मतलब एक बैटरी है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसके सीरीज में खूब सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R R R। द करंट ड्रॉन इज I, तो फटाफट लिख लेते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा NR प्लस, ये भी तो सीरीज में है, सो वी कैन राइट R प्लस NR। नाउ द n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब ये सारे पैरेलल में होंगे, तो क्या ड्रॉ करें, क्या लिखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये चलता रहेगा n टाइम्स। तो ये जो n वाले हैं, ये तो पूरा जो रेजिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो R बाई N होगा, प्लस इसमें मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। सो दिस टाइम 10I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाई N, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं यहां पर I की जगह रिप्लेस कर सकता हूं E अपॉन R प्लस R यहां पे। सो 10 E अपॉन R प्लस NR
1 प्लस 1/n, ई कट हो जाएगा, आर भी कट हो जाएगा, 10/1 प्लस n, 1/1 1/n, दिस वन। तो यहाँ पे मिल जाएगा 10/1 प्लस n, n/1 प्लस n, सो n इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन में दम नहीं होता है, घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, आपको सब कुछ आता है, आप क्रैक कर सकते हो 2021 भी। ठीक है बच्चों, सो प्लीज मेक ए नोट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर मेरे पास आओ, कोई घबराना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, बस क्रैक करने पे ध्यान देना है, 2021 को क्रैक करना है। ठीक है बच्चों, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत होती है। आप अगर हमारे को लाइक सब्सक्राइब करते हो तो वी गेट मोर एनर्जी, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला पाएं। प्लीज मेक ए नोट बच्चों।